माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद 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 माननीय सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी माननीय सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद 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 परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी सर समाज के सम्मान में मैदान में सर समाज के सम्मान में मैदान में सर समाज के सम्मान में मैदान में ब्राह्मण संघ बजाएगा ब्राह्मण संघ बजाएगा बन जाएगा। बहुजन समाज पार्टी। साथियों मैं अनुरोध करूंगा कि अब आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। जिनका आपको इंतजार था वो आपके बीच में आ चुके बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जो भी साथी इधर उधर है उनसे अनुरोध है कि वो पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आगे का संचालन राजकुमार गौतम जी। सम्मानित साथियों, जितने भी भाई हॉल में उधर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। हमारे बीच में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं ताली बजा करके सभी लोग सम्मान करेंगे, ताली बजा करके सम्मान करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में चौधरी धर्मवीर जी हैं। चौधरी धर्मवीर जी प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, वो कृपया करके आए और अपने विचार रखे। आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी। एक मिनट माफी चाहते हुए मैं सबसे पहले माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके बाबा साहब के चित्र पर और साहब माननीय काशीनाथ जी साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करें सभी नेता। हमारे बीच में ग्राम प्रधान पंडित प्रेम शंकर जी, पंडित राजेंद्र जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, विकास शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, शिवचरण शर्मा जी, अमित शर्मा जी, पंकज मणि शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, सुखपाल शर्मा जी, घनश्याम शर्मा जी, नाथीराम शर्मा जी, ये सभी साथी आज यहाँ पर आए हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे से यहाँ पंडित प्रेम प्रकाश ग्राम प्रधान लखनौती, राजेंद्र शर्मा जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, विक्रम शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, बच्चन शर्मा जी, अंकित शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, सुखपाल शर्मा जी, घनश्याम शर्मा जी, नाथीराम शर्मा जी, ग्राम प्रधान नवाब अली, ये सभी साथी सहारनपुर देहात से हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जितने ये साथी खड़े हैं पुरका जी के जो प्रभारी हैं कृपया वो अग्रिम पंक्ति में आने का काम करें। पुरका जी के प्रभारी सुरेंद्र मणिवाल जी, माननीय कुलदीप बालियान जी, माननीय श्री अजब सिंह जी, माननीय नरेश गौतम जी, सभी साथी माननीय सांसद महोदय जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधान विनोद कुमार जी माणकपुर, राकीब प्रधान जी, बलवीर प्रधान जी, नंदीश प्रधान जी, मांगेराम पीडीसी, अभिदेव प्रधान जी, अमर सिंह प्रधान, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। गुलाम प्रधान जी होट टोपरी से, शिवानी प्रधान जी, हाजी सुलेमान प्रधान जी, अजब सिंह प्रधान जी, वैसल चौधरी जी, नाथीराम प्रधान जी, राजपाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, पहल सिंह जी, शिवम केवड़िया, काका चौधरी जी, कयूम चौधरी जी, इरफान चौधरी जी, सभी का हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी
धर्मवीर जी। एक बार में वहाँ बद्रीनाथ ये तो काटना है सरकार में। सर्वप्रथम संविधान को लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता और आदर्श मानते हुए आज सहारनपुर जनपद में इस कार्यकर्ता सम्मेलन की जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा, परम आदरणीय पिता तुल्य माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके साथ चलकर आए लखनऊ से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नकुल दुबे साहब, सांसद सहारनपुर फलकार्जुन रहमान जी, हमारी पार्टी के एमएलसी बड़े भाई आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राजकुमार गौतम साहब, कुलदीप बालियान जी, मेरे साथ 5 मंडलों में जाट समाज को देख रहे हैं विजय सिंह जी, मेरे भाई दीपक राणा जी और सभी सम्मान के योग्य जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आपके समक्ष हैं, वही प्रॉपर सब बातें बताएंगे। मैं तो आपको सूक्ष्म में अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आज प्रदेश में चुनाव का माहौल है और ये लड़ाई कानून के न मानने वाले और कानून को मानने वालों के बीच में है। आज प्रदेश में एनसीआरबी के डाटा ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी प्रदेश में, देश में हो रहे हैं दलितों के ऊपर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आज 70 सालों की हुक्मरान सरकारें ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि 71% दलितों के पास इस देश में 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये हमेशा आपकी आंखों में धूल झोंक करके वोट लेने का काम करते हैं और हमारे प्रदेश के, देश के वो मासूम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, इनकी झूठी बातों में आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके खाते में 15 लाख या 15 रुपए भी कोई फूटी कौड़ी भी आई हो तो मुझे आप बता दीजिए। इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो सारे वादे इनके झूठे साबित हुए। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे। इन्होंने किसानों की आय को दुगना करना तो छोड़ दीजिए, जो 50 किलो का कट्टा खाद का मिलता था उस पर भी 5 किलो की कटौती कर दी और मूल्य बढ़ाने का काम किया। आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम क्या रेट है? आज टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब के घर में चूल्हा जल नहीं सकता। ये ऐसी सरकारें हैं जो गरीब को गरीब बनाने का काम करती हैं और पूंजी और सामंतवादी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो परियोजनाएं शुरू की थी, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के सहयोग से जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में शुरू हुई थी, उन परियोजनाओं के आज ये फीते काट रहे हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं। चाहे वो कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो जेवर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, इनके पास अपने कोई योजना नहीं है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सफल सम्मेलन किए तो इन्होंने हमारी नकल करने की कोशिश की।
लेकिन ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक एक सम्मेलन, एक एक कार्यकर्ता छोटे मोटे आकर के इनके सम्मेलन आगे नहीं बढ़ सके। तो मित्रों, मेरे साथियों, सम्मानित साथियों, अब ये चुनाव का समय है। आपको ये तय करना है कि आपको कौन सी सरकार चुननी है। 5-5 वर्षों की आपने तीनों सरकार देखी है। 5 साल का बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल देखा है, 5 साल का समाजवादी पार्टी का काम देखा है, और अब 5 साल का लगभग इनका कार्य देख चुके हैं आप। ये वो लोग हैं जो दंगे कराते हैं, ये वो लोग हैं जो एक जाति धर्म के लोगों के यहाँ बुलडोजर भेजने का काम करते हैं। आज अगर इनके शासन में आपने कोई चूक या कोई भूल की वोट के समय में, तो आपको पछताना पड़ेगा। और ये जो मुस्लिम समाज के मेरे भाई बैठे हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई एक वोट खराब ना हो जाए। जैसे आपने सांसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इनको हराने का काम किया था, ऐसे ही विधानसभा की 7 सीटें आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के और माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैं मीडिया में बैठता हूं, ये मीडिया भी दोगली बातें करती है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि मनी माफिया और मीडिया से मेरे अनुयायियों सचेत रहना। तो ये मीडिया हमको सर्वे में झूठा दिखा करके पीछे दिखाने का काम करता है। जब ये कैमरे पर होते हैं तो हमें पीछे दिखाते हैं, लेकिन जब ये मुझे ग्रीन रूम में चाय पिलाते हैं तो ये पत्रकार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता। इस बहुजन समाज पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। हम 2017 में 22% वोट पर थे। हमारे 100 एमएलए ऐसे थे जो 100, 200, 300, 400, 500 के मार्जिन से हारे थे। अगर हम थोड़ी सी ताकत उसी समय लगा देते तो ये सरकार, निकम्मी सरकार आपके आज बीच में नहीं होती। मित्रों, सम्मानित साथियों, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस देश की और इस प्रदेश की खुशहाली का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। मैं आपको यह भरोसा दिला देना चाहता हूं, आप लोग मैदान में डटे रहिएगा। ये फिरका परस्त ताकतें, ये दंगे कराने वाली ताकतें आपकी वोट की ताकत से आप इनको हराने का काम करेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार हम 2022 में बनाने का काम करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश में एक इतिहास रचेंगी और 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगी। साथियों, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनका इतिहास पढ़ लेना। इन्होंने 400 दंगे कराने का काम किया। इनके कार्यकर्ता जिस दिन से ये शपथ लेते हैं उसी दिन से इनका उत्पात शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा अभी टीवी चैनलों पर चंदौली के विधायक एक सीओ को कैसे सर से मारने का काम कर रहे थे। ऐसे दंगेबाज पार्टी से इन्होंने दलितों के प्रमोशन के आरक्षण में भी लोकसभा में उस बिल को फाड़ने का काम किया था। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आज बीजेपी की फिरकापरस्त ताकतें इस प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। इनके पास में अगर इनके मुंह से 2-4 शब्द निकाल दिए जाएं, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, केरला, दंगा, गाय और गोबर, तो इनके पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कोई नारा नहीं है। तो ऐसी सरकारों को क्या आप चुनेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये बता देना चाहता हूं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप हाथ करके खड़े, हाथ ऊपर करके ये बताइए कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और माननीय बहन जी के साथ हैं, माननीय मिश्रा जी के साथ हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा और आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप साहब को शांतिपूर्वक सुने। जय भीम, जय भारत, जय जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय नरेश कुमार गौतम जी, माननीय महमूद साहब एमएलसी साहब, माननीय राजेंद्र चौधरी जी, माननीय अजय सिंह जी प्रभारी देव विधानसभा, माननीय विधायक रविंद्र मोल्लू सिंह प्रभारी रामपुर विधानसभा, ये सभी अपना पूरा वक्त माननीय मुख्य अतिथि जी को दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय अजब सिंह जी, माननीय कुलदीप बालियान जी, जो मुख्य अतिथि जी को आ जाओ का सम्मान करेंगे। आदरणीय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जो माननीय मुख्य अतिथि जी को तैलचित्र देकर के सम्मानित करेंगे। आदरणीय दिनेश शर्मा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जोर से बोल रहे हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और माननीय नकुल दुबे जी को भी माननीय दिनेश शर्मा जी तैलचित्र देकर के सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुरेश कश्यप जी, एमएलसी साहब, कृपया करके आए और अपने विचार रखें। आदरणीय एमएलसी साहब। हमारे देश को संविधान और हम सबको सम्मान से बोलने का हक देने वाले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब श्री काशीराम जी को सशक्त नमन करते हुए, देश में जन्मे सभी महापुरुषों का आदर सत्कार करते हुए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, देश की लोकसभा, राज्यसभा और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार का सफल संचालन करने वाले नेता परम आदरणीय बहन कुमारी महाराज को नेता मानते हुए आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में इस जनसभा के चीफ गेस्ट, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल मीडिया प्रभारी रेस्पेक्टेड सतीश चंद्र मिश्रा जी, आदरणीय नकुल दुबे जी, आदरणीय सांसद जी और मंच पर विराजमान सभी बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार सभी कार्यकर्ता, सभा पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूं, आपके साथ बीच के रहने वाला हूं, आपके लोकल का आदमी हूं। आज हम सबको माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की बातों को सुनना है और जब तक उनका संबोधन पूरा न हो जाए हम लोगों को यहां से नहीं जाना है। और जो मेरे साथी बहुजन समाज पार्टी के साथ उधर खाने वाले पंडाल की तरफ भी है, वो भी वहां से निकलकर सम्मानित साथियों पंडाल में आ जाए। आप सब लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, सरकार भी आपकी बनेगी, पर उसके लिए हम लोगों को गांव में निकलना पड़ेगा, कस्बों में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे एक बात कहकर अपनी बात साफ करता हूं कि सरकार बनाने के लिए हम सबको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि सरकार वोट से बनती है, ना तीर से, ना तलवार से, ना और किसी हथियार से। और बहुजन समाज पार्टी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, केवल वोट के अधिकार से, केवल वोट के अधिकार से। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सर्व समाज। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलसी साहब। अब हमारे बीच में हमारे जाट समाज के भाई हैं, वो माननीय मुख्य अतिथि जी को हल देकर के सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कृपया करके आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्य सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, मान्य सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय एमएलसी साहब श्री सुरेश कश्यप जी, वो भी माननीय मुख्य अतिथि जी को महर्षि भगवान कश्यप जी की मूर्ति देकर के सम्मानित करेंगे। आदरणीय कश्यप जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी, विकास कश्यप जी, आदरणीय चौधरी महिपाल सिंह माजरा जी, वो भी सभी अपना समय माननीय मुख्य अतिथि को दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री आदरणीय नकुल दुबे जी, कृपया करके आए और अपने विचार रखें। आदरणीय माननीय मंत्री जी। सोनू चौधरी जी से अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह दे करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आइए हेलो, चिन्ह तुमने वहां छोड़ दिया, तुम अकेले चले आ रहे हो। टेंशन खत्म, चलो। हाँ आज लाइव ममता शिवाजी, संजय रानी जी, माया देवी जी, मिथिलेश देवी जी, विमला देवी मेंबर, प्रतिभा देवी जी, आप सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि सब लोग बहुजन समाज पार्टी की संस्था ले रही हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर के उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। और आगे डॉक्टर मनीष कुमार जी, संस्थापक सदस्य, डॉक्टर मनीष कुमार जी, सुनील बर्मन जी, जो कि संस्थापक सदस्य हैं भीम आर्मी के, डॉक्टर मनीष कुमार जी जो संस्थापक सदस्य हैं, पूर्व विधानसभा महासचिव, ये भी भीम आर्मी के हैं, अरविंद अम्बेडकर जी, अध्यक्ष विधानसभा बैठ, जो कि युवा मोर्चा एएसपी के हैं, लोकेश खुराना जी भीम आर्मी मेंबर हैं, निखिल जी जो कि भीम आर्मी मेंबर हैं, सचिन जी जो नगर महासचिव फतेहपुर भीम आर्मी के हैं, और सरदार सुमित सिंह जी। आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। श्री संजय राज जी, प्रीतम जी, प्रदीप जी, मीर सिंह जी, दिलीप जी, सुदेश जी, आप सब लोग आज सब लोग बहुजन समाज पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं, संस्था ले रहे हैं। भाई सुजीत सम्राट जी जो है इनके संयोजक है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पंडित राजेंद्र जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, विकास शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, शिवचंद्र शर्मा जी, अमित शर्मा जी, पंकज मणि शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, सुखपाल शर्मा जी, घनश्याम शर्मा जी, नाथीराम शर्मा जी, आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी की संस्था ले रहे हैं। मैं संपूर्ण जगत की ओर, संपूर्ण अपने समाज की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत और आपका सम्मान है। प्रेम शंकर शर्मा जी कहाँ हैं? प्रेम शंकर शर्मा जी कृपया 1 मिनट के लिए मंच पर आने की कृपा करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक फूलों का हार प्रदान करें। तब तक मैं इतनी देर का मैं फायदा उठा लेता हूं जब तक प्रेम शंकर शर्मा जी हार पा रहे हैं। आप सब लोग तैयार हैं? सब लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं तैयार हैं? अगर आप सब लोग तैयार हैं और 2022 में
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, सहारनपुर मंडल की सभी 16 सीटों को जीत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालना है, तो आज 8 दिसंबर 2021 को इस मंच के माध्यम से पूरे सहारनपुर में संदेश देने का काम करो कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी अब निकल चुका है, साइकिल को रौंदता हुआ, कमल को किनारे करता हुआ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हो चुका है। अब बताइए, तैयार है? एकदम रेडी? जय भीम! ना मजा नहीं है, फिर से ललकार देते, जय भीम! जय भीम! जय भीम! बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद! आवाज नहीं आ पा रही यहाँ तक, हम लोग तो हिल जाए यहाँ से, ऐसा कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद! बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद! बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद! बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद! बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक माननीय श्री कांशी राम साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए आज सहारनपुर मंडल की इस चुनावी जनसभा में हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सांसद राज्यसभा परम सम्मानित श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, हमारे सहारनपुर ग्रामीण के प्रत्याशी भाई अजब सिंह जी, पुरकाजी से प्रत्याशी भाई सुरेंद्र पाल सिंह जी, रामपुर मनिहारा से मेरे छोटे भाई जिनके साथ मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला है श्री रविंद्र मौलू जी, यहाँ पर उपस्थित श्री सुरेश कश्यप जी, महिपाल सिंह माजरा जी, ऋषिपाल सिंह जी, धर्म सिंह चौधरी जी, देवी सिंह जी, दीपक राणा जी, विजय सिंह जी और चमनलाल जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों, मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के बंधु भी यहाँ पर हैं। मैं अपने भाई श्री धर्म सिंह चौधरी जी से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी मीडिया जगत में भी क्रांति आ गई है। अगर 4-5 मीडिया वाले दोगले हो गए हैं तो पूरा का पूरा मीडिया जगत आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंच पर आ गया है। सड़कों पर आकर के उन्होंने भी आंदोलन करने का कार्य किया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने देखा था, एक बहुत बड़ा मीडिया का धड़ा इस बात का विरोध करने के लिए तैयार हो गया था कि अगर आपने हमको संसद में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया तो हम आपको पूरे प्रदेश में उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई धन्यवाद देता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, सब लोग मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, मैं भी उनको सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं भी बहुत आतुर हूँ। बस सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ, अभी मैं आ रहा था सहारनपुर के सड़क के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मुझे दाहिनी तरफ एक पेट्रोल पंप दिखाई पड़ा। पेट्रोल पंप में बड़ा अच्छा एक होर्डिंग लगा हुआ था। होर्डिंग में आपके प्रदेश के पुरोधाओं की तस्वीर लगी थी और उसके नीचे हेडिंग लगी थी मुफ्त राशन। देख करके वास्तव में हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को जो हमको ग्लानि होती है, जो हमको दुख होता है, जो हमारा कलेजा दर्द और करार से फट उठता है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश को अन्नदाताओं के अपमान करने का तरीका आज भारतीय जनता पार्टी ने कितना बढ़िया खोज लिया है कि वो हम सबको मुफ्त राशन देकर के हम सबको जिंदा रखे हुए। मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ, इस प्रदेश के माध्यम से पूरे देश को संदेश देने का काम करो कि हमारे जो गरीब भाई बैठे हैं, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बैठे हैं, आप सब लोग अन्न उपजाते हो और आप सब में इतनी ताकत है, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे सभी साथियों में इतनी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता को मुफ्त राशन देकर के उनकी जिंदगी भर की जीवन दान देने का काम हमारा भारतीय बहुजन समाज पार्टी का साथी कर सकता है। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, माननीय मुखर्जी महोदय को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनको सुनिएगा, उनके विचारों को यहाँ छोड़िएगा मत, उसको अपने साथ साथ ले जाइएगा। घर मोहल्ले जहां जहां आपको मौका मिले बहुजन समाज पार्टी के
संदेश को पहुंचाने का काम करिएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संदेश को पहुंचाने का काम करिएगा। और उस संदेश में यह होना चाहिए कि सहारनपुर की 16 सीटों पर अगर कोई दौड़ेगा तो हाथी दौड़ेगा, हाथी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए और हम सबको आशीर्वाद देने के साथ साथ हम सबको संकल्प दिलाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहते हुए मैं निवेदन करूंगा, आशीर्वाद आर्य जी कृपया करके बुके दे करके माननीय मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करेंगे। और 1 मिनट के लिए मैं माननीय चौधरी महिपाल सिंह माजरा जी पूर्व विधायक, उनको आमंत्रित करता हूं कृपया करके आए और वो भी अपने विचार रखें बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में। आदरणीय विधायक जी। सबसे पहले इस भारतवर्ष के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थान माननीय श्री काशीराम जी को नमन करते हुए और देश के नए विश्व की 10 महिलाओं में से एक जिन आयरन लेडी का खिताब मिला है, 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज यहाँ सहारनपुर मंडल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्हें वास्तव में बहन जी के बाद अगर किसी का नंबर आता है, बहन जी को निर्णय का सुझाव सलाह पूरे देश में देने का काम अगर कोई करता है, हमारे बीच में राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी आदरणीय सतीश कुमार मिश्रा जी, और मेरे से बहुत ही सीनियर, अभी मेरे से पहले बोल के गए, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था बाद में, लेकिन 1 मिनट के लिए भाई राजकुमार जी गौतम जी ने मुझे दिया है। सम्मानित पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी, सम्मानित सांसद जी, सम्मानित हमारे सभा प्रभारीगण, बहुजन समाज पार्टी के सभी अध्यक्ष प्रभारी, सम्मानित मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। साथियों, यहाँ पर ज्यादातर बैकवर्ड समाज के लोग बैठे हैं। ये बैकवर्ड समाज, ये पिछड़ा वर्ग, पाल, फतेहपति, कश्यप, सैनी, जाट, गुर्जर, मुस्लिम समाज के लोग, ये किसने दिया है पिछड़ा वर्ग का नाम? ये आरक्षण नाम किसने देने का काम किया है? आपको जानकारी है, कांग्रेस शासन में मंडल कमीशन एक बनाया गया था। मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में ले जाना चाहता हूं। मंडल कमीशन बनाने का काम किया था कांग्रेस ने, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उसको रोक देने का काम किया। 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद बने, वीपी सिंह की सरकार बनी और माननीय काशीराम जी के पास, वीपी सिंह जी माने बहन जी के पास गए कि हम बहन जी को बहुत बड़े मंत्री बनाना चाहते हैं, बहुत विभाग देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। साथियों, कहना चाहता हूं, माननीय काशीराम जी ने, बहन जी ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं चाहिए, हमारी 3 शर्तें अगर हम देना चाहते हैं। पहली शर्त है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न। दूसरी हमारा है जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं की, उसको लागू करने का काम करें। तीसरी शर्त थी, जो इस देश में सांप्रदायिक वातावरण बनाना चाहते हैं, आडवाणी रथ लेकर के चल रहे हैं, उसको रोकने का काम करें। साथियों, ये शर्त मनवा करके आज हमारे बैकवर्ड समाज उसी आरक्षण के, उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लाभ उठाने का काम कर रहा है। लेकिन साथियों, उस समय 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, इसी बात पर उन्हें समर्थन वापस लेने का काम किया। अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, और आज इस आत्मा जो हमारे बीच में नहीं है, माननीय काशीराम जी को जाता है। साथियों, फिर भी मेरे बैकवर्ड समाज, इन्हें 2007 में हमारी सरकार बनाई, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? हम मंदिर में जाकर हर महादेव करते हैं, आपने हर मोदी करने का काम किया। ना रोजगार दिया है, ना किसान को लागत का डबल प्रॉफिट देने का काम किया है, बल्कि भुखमरी की कगार पर किसान खड़ा है। मैं साथियों, पुणे फिर ज्यादा लंबी चौड़ी ना बात करते हुए, यहाँ पर 16 विधानसभा में, मेरे बैकवर्ड समाज के लोग, मेरे गुर्जर समाज के लोग, जिन्हें बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, गुर्जर समाज को भी
16 की 16 विधानसभा में अपना वोट दे करके जो भी बहन जी का आशीर्वाद लेकर का है उन्हें जिता करके सरकार बनाने का काम करेंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में हमारे सहारनपुर के एमपी माननीय सांसद महोदय परम आदरणीय हाजी फजलुर रहमान साहब, वो भी कृपया करके आए और अपने विचार रखें। आदरणीय एमपी साहब। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, आदाब, नमस्ते। आज के इस प्रोग्राम को शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सतीश चंद मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हुए सबसे पहले मैं बाबा साहब माननीय काशीराम जी को खराज अकीदत पेश करते हुए और बहन जी के आशीर्वाद से इस सभा को शुरू करते हुए, इस सभा में हमारे, जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे बहुजन समाज पार्टी के महासचिव और सांसद आली जनाब सतीश मिश्रा जी और उनके साथ आए हुए पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी, धर्मवीर चौधरी साहब, दीपक राणा जी, विजय पाल गाजियाबाद, सुरेंद्र एडवोकेट काजी मुजफ्फरनगर, सुरेश कैशप जी एमएलसी, महमूद एमएलसी साहब, महिपाल माजरा जी एक्स एमएलए, नरेश गौतम जी और हमारे यहाँ के रामपुर मनिहारान से बहुजन समाज पार्टी की जानिब से उम्मीदवार रविंदर मोलू जी, इसी तरीके से देहात सीट से उम्मीदवार अजब सिंह जी, कुलदीप बालियान जी, चौधरी ताहिर हसन जी, जनेश्वर प्रसाद जी, देवबंद से हमारे चौधरी राजेंद्र जी, ऋषिपाल प्रमुख जी, दिनेश शर्मा जी, एस आलम जी और हमारे स्टेज पर बहुत से लोग मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं। टाइम की किल्लत की वजह से नाम लेना मुश्किल है और इस वक्त इस सभा में सभी मेरे दोस्त, भाई बहन और पत्रकार बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 का इलेक्शन होने वाला है और इसी के सिलसिले में आज की ये जनसभा हो रही है। आज की ये जनसभा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शुरुआत है, इसलिए कि ये लोकसभा का नंबर भी नंबर 1 है। इसलिए हमारे पार्टी ने तय किया कि हम अपनी कैंपेन की शुरुआत सहारनपुर से करें और इसी संदर्भ में, इसी से मुताल्लिक हमारे काबिले एहतराम जनाब सतीश मिश्रा जी तशरीफ लाए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वो आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें आगे की रणनीति बनानी है, हमें आगे की तरफ मेहनत करनी है ताकि हमारे ज़िला सहारनपुर का रिजल्ट अच्छा आ सके। हमें उम्मीद है, हमारे ज़िला सहारनपुर में 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में हम मानकर चल रहे हैं कि 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। आज यूपी का आवाम यूपी की हुकूमत को बदलना चाहता है और उस बदलने की शुरुआत सहारनपुर से होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सहारनपुर के लोग
पूरे यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज देने का काम करे, पैगाम देने का काम करे कि इस निकम्मी सरकार को भगाने की शुरुआत सहारनपुर से हो चुकी है। निकम्मी सरकार इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार ने जो भी वादे आपसे पहले किए, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन में किए हों और चाहे आपके असेंबली के इलेक्शन में किए हों, जैसा हमारे साथियों ने बताया, कोई वादा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। आप जानते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। आज तक किसी को वो 15 लाख रुपए नहीं मिले। ऐसे ही बेरोजगारी मिटाने के लिए नौजवान बच्चों को 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन बड़े मजे की बात है कि आज तक ये सरकार चंद हजार नौकरी ही दे सकी, और जितनी नौकरियां इस सरकार ने देने का काम किया उससे ज्यादा इस सरकार ने जो रिटायर्ड लोग हुए हैं उनकी जगह भर्ती नहीं किया। दोस्तों, आज महंगाई की मार है। आज अब से 5 साल पहले अगर 50 रुपए किलो चीनी हुआ करती थी तो आज 100 रुपए किलो चीनी होने का काम हो रहा है। गन्ने का रेट, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे 5 साल में जब ये सरकार जाने लगी तब 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। कुल 1 साल में 5 रुपए बढ़ाने का काम किया, जबकि जो इनके धन्ना सेठ लोग हैं उन लोगों ने चीनी को अपने स्टॉक में रखने के बाद 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना रेट बढ़ाकर लोगों को बाजार के अंदर बेचने का काम किया। इसी तरीके से चाहे आटा हो, दाल हो, गेहूं हो, तेल हो, आखिर वो चीज जो गरीब आदमी और गरीब इंसान उसका इस्तेमाल करता है उसको महंगा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं अपनी बात बहुत जल्द खत्म करना चाहता हूं, सिवाय इसके कि एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों ने 7 से लोगों ने अपनी जानें शहीद की हैं, लेकिन इस सरकार ने उनको कोई मुआवजा, कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि किसानों का अब जो सबसे बड़ी मांग है MSP, यानी एक रेट कम से कम हर फसल का तय किया जाए ताकि ये किसान, ये मजदूर अपनी जिंदगी को अपने सहारे बिता सके। लेकिन ये निकम्मी सरकार, दिल्ली की सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज बिजली भी महंगी है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी बहुजन समाज पार्टी ने हमारे जिले को बहुत ऐसे प्रोग्राम दिए, बहुत ऐसी सौगात दी जिसके लिए हमारा फर्ज बन जाता है कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। चाहे सहारनपुर की कमिश्नरी हो, चाहे सहारनपुर का निगम हो, और चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज जो बच्चों के लिए दिए गए हैं, चाहे बिजली की खपत जो बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पर उसको पूर्ति करने के लिए स्टेशन लगाए गए हैं, तो ये सारी चीजें हमारी बहुजन समाज पार्टी की देन है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए माननीय जो हमारे खसूसी मेहमान हैं सतीश मिश्रा जी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और लोगों को ये मैसेज, ये पैगाम और वो सब हमारे पार्टी की पॉलिसीज बताने का काम करेंगे, जिससे हमारी पार्टी की तरक्की हो सकेगी और हमारे जिले के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हो सकेंगे। आपका सतीश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खरकड़ी से अनिल कुमार गुर्जर जी, जिला पंचायत सदस्य, कश्यप समाज से शीशपाल, फकनेड़ा से वरिष्ठ समाज प्रशासन, ग्राम प्रधान जी टोपरी से अतुल प्रधान जी, ये भी आए हैं, सबका धन्यवाद। और
जिनको हम सब लोग सुनने के लिए बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, बेताब हैं। हमारे बीच में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद जी अब हमारे बीच में आ रहे हैं। उनसे पहले हम जोरदार नारों से उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। परम आदरणीय माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशी राम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री नकुल दुबे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री सुरेश कश्यप जी, सदस्य विधान परिषद, श्री महिपाल सिंह माजरा, पूर्व विधायक, संयोजक सहारनपुर, श्री हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर से श्री हाजी फजलुर रहमान जी, रामपुर मनिहारन, सहारनपुर रविंद्र मोलू जी, सहारनपुर ग्रामीण से श्री अजब सिंह जी, पुरकाजी से श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी, जिनको कि हमारी पार्टी की नेता, हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष इनको भेजा है। श्री महिपाल सिंह जी, श्री धर्म सिंह चौधरी जी तथा यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, महिलाओं, बहनों और मीडिया के साथियों, भाइयों, हमारे साथियों ने आपके बीच में अपनी बातें बहुजन समाज पार्टी के संबंध में बहुत विस्तार से रखी है और सभी चीजों को आपके सामने, इस क्षेत्र के बारे में भी, इस क्षेत्र के में बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से यहां पर बढ़ाने का काम किया, ये हमारे माननीय सांसद जी ने भी आपके सामने रखी। श्री धर्म सिंह जी ने और श्री सुरेश कश्यप जी ने, श्री नकुल दुबे जी ने भी आपके सामने सूक्ष्म में सब कुछ रख दिया और खास तौर से हमारे मीडिया के संबंध में हमारे श्री धर्मपाल सिंह जी ने बात रखी, श्री धर्म सिंह चौधरी जी ने, और उन्होंने कहा कि मीडिया आजकल एक तरफा चलता है, इसलिए जो सही चीज होती वो सामने नहीं आती। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हर दिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि मीडिया में बदलाव आ रहा है। मीडिया को भी ये लग रहा है कि 3 महीने बाद तो असलियत सामने आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी होगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन चुकी होंगी। तो तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या फिर 2007 की तरह बैठ करके कहेंगे कि नहीं, हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग आंकड़े नहीं लगा पाए, हम लोग सही नहीं समझ पाए, हम लोग तो 30-40 का आंकड़ा देते थे 2007 में, और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब की बात फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, हमसे कुछ गलतियां हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया की भी मजबूरियां हैं। मीडिया जो है वो किसके माध्यम से चलती है? मीडिया में आजकल जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो बड़े बड़े धंधा सेठ हैं, उन्हीं के हाथों में मीडिया जा चुका है। और हमारे जो मीडिया कर्मी जो श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ में बैठते हैं, जैसा कि वो कह रहे ग्रीन रूम में कहते हैं कि आपकी सरकार बन रही है, ये वो लोग हैं जो कि फील्ड में रहते हैं,
जो जगह जगह पर जाते हैं उनको असली नब्ज मालूम है। वो देख रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किधर जनता जा रही है, किसको याद कर रही है, किसके शासन को याद कर रही है, किसके कुशासन को देख रही है जिसको हटाने के लिए उसने जिद थाम ली है। वो किस समाजवादी पार्टी की सरकार का भी उसने माहौल देखा और अब भारतीय जनता पार्टी का भी देखा, तब उसको याद आता है कि किस तरीके से सुशासन चलता था बहन मायावती जी की सरकार में, कैसे विकास हो रहा था, कैसे हर तरफ कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था। तो ये वो लोग हैं मीडिया के लोग जो कि बैठ करके अलग बात करते हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाकर के बात रखने की बात करते हैं तो ऊपर से जो निर्देश होते हैं, जहां पर पूंजीपति जिनके की मीडिया के ये ज्यादातर जो मीडिया के आप चैनल्स देखते हैं वो हैं, वो उनको जो निर्देश देते हैं उनको करना पड़ता है और उनकी भी मजबूरी होती है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनका दबाव आ जाता है, तो इसलिए उनकी भी मजबूरी हो जाती है। इसलिए आपको इन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। और आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया जो ये एक अलग मीडिया हो गया है, ये जो मुख्य चैनल देखने को मिलते हैं ये पिछड़ गए हैं, ये 5 और 10% पे रह गए हैं। 80-90% तो आपके जो मोबाइल में सोशल मीडिया चलता है वो चीजें दिखाने का काम करता है। और खुशी की बात है कि आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से असलियत दिखाने का काम करने पे उतारू हो गया है। और बहुजन मीडिया जो उसमें खास तौर से है, उन्होंने तो पूरी छापेमारी कर दी है और दिखाने का काम कर दिया है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रही है और अपनी पार्टी की सरकार बनाने का। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो अपने आप, न उनको कोई पीछे से पैसा दे रहा है, न उनको कोई उद्योगपति उनके साथ में लगा है, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके और इस प्रदेश की असलियत दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए वो बधाई के पात्र वो भी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी। श्री नकुल दुबे जी ने कुछ मुख्य नाम पढ़ दिए थे ऊपर के, बाकी लिस्ट नहीं पढ़ी थी। आपने देखा कि काफी बड़ी संख्या में लोग तो मंच पर भी आए, हमारी छोटी बहनें भी आई, महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, जो इधर उधर कहीं चले गए थे, भटक गए थे, बहक गए थे, वो सब आज वापस आकर के उन्होंने, चाहे वो भीम आर्मी पार्टी हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसको छोड़ करके किनारा करके और उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया है। और ये प्रण लिया है कि अब की बार 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेने का काम करेंगे। और इसके पीछे कारण भी है। अभी आखिरी में हमसे एक नौजवान साथी था, वो मिला आकर के उसने बताया हमको, फूल देने के बाद बताया कि हम शब्बीरपुर गांव से हैं। शब्बीरपुर गांव का नाम सुनते ही हमको वो मंजर याद आ गया। शब्बीरपुर गांव आपके जिले का, किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने का काम सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इन्होंने अपना असली रूप चेहरा दिखाने का काम शब्बीरपुर से किया था। और वहां पर कैसे प्रायोजित ढंग से इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और किस तरीके से आपस में लड़ाने के लिए और आपस में जाति धर्म में भ्रमाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, वो भी आपने देखा था। और हम लोग तो खुद, हमें तो याद है, हम लोग तो संसद में थे, उस समय संसद चल रहा था। बहन मायावती जी राज्यसभा की सांसद थी, हम लोग उनके साथ में थी। उन्होंने शब्बीरपुर गांव सहारनपुर में जब उसका नाम देखा तो सहारनपुर तो उनके दिल से लगा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने गांव पे जाकर के काम किया है। यहाँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मंडल में 16 तो सीटें हैं, पर कितने भी गांव होंगे, हर गांव का नाम हमारी नेता बहन मायावती जी को मालूम है। शायद हम में से किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उनको मालूम। और उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हम शब्बीरपुर जाएंगे। उन्होंने जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनको सूचना दी, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से माहौल था, तो वो देखते हुए सूचना दी गई
कि यहाँ पर उचित सिक्योरिटी का काम किया जाए और हेलीकॉप्टर से आने की परमिशन मांगी जाए। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा या मालूम भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उस चीज को गुजरे हुए। उनको सिक्योरिटी के कारण होने के बाद भी हेलीकॉप्टर तो हम लोग अपना खुद लेकर के इंतजाम करके ला रहे थे, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। और क्यों नहीं दी थी? उन्होंने सोचा था शायद बहन मायावती जी अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो रुक जाएंगी और दिल्ली से यहाँ पर सहारनपुर नहीं आएंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां तैयार करो और हम अपनी गाड़ी से सहारनपुर जाएंगे, शब्बीरपुर जाने का काम। और वो शब्बीरपुर आई, हम भी उनके साथ में थे और चूंकि हम उनके साथ चल करके आए थे, हमने देखा किस तरह का माहौल था। जैसे ही सूचना मिली लोगों को कि बहन मायावती जी शब्बीरपुर आ रही हैं और उनको परमिशन नहीं मिली, वो कार से आ रही हैं, तो हमने तो वो मंजर देखा कि दिल्ली से लेके सहारनपुर तक हम लोगों को 8 घंटे लगे थे आने पर। क्यों लगे थे? क्योंकि पूरे रास्ते में दोनों तरफ बहन मायावती जी के लिए लोग खड़े हुए थे और उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए थे दिल्ली से लेके सहारनपुर तक। और उसके बाद वो शब्बीरपुर गई थी। उन्होंने शब्बीरपुर में जाकर के सिक्योरिटी की वहां कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन मैं बधाई देता हूं यहाँ के लोगों को कि लोगों ने कवच बनाया था। यहाँ के लोगों ने अपना खुद का कवच बना करके और बहन मायावती जी के चारों तरफ वो जब घर में गई देखने जहां आग लगाई गई थी, जहां पर जिस तरह से जहां पर ये हुआ था किस्सा, वो सब देखने गई, हम भी साथ में थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार इंतजाम नहीं कर रही है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं आपके साथ में और लोग खड़े हैं। उसके बाद आपने देखा कि लौट करके जब यहां से हम लोग वापस गए तो लौटते समय हादसा हुआ। षड्यंत्र रचा गया था, तैयारियां थी, कुछ षड्यंत्र के तहत में कुछ गलत इरादे थे लोगों के, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि तब तक हमने ऊपर हम लोगों ने बात की थी और बात करने के बाद यहां से परमिशन लेकर के लौटने का काम हेलीकॉप्टर से गए थे। लेकिन जो लोग लौट रहे थे वो भी लोगों को याद होगा कि उस समय हादसा हुआ था और कुछ लोग मार दिए गए थे। बहन मायावती जी ने जब लौटी वहां पर राज्यसभा में, वो राज्यसभा का आप लोगों ने स्पीच देखा होगा, यूट्यूब में है, हर जगह है। सहारनपुर के लोगों को तो वो तो रोज देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्होंने यहाँ पर आने का जो काम किया वो तो अलग था, ये आपका हौसला बढ़ाने का काम किया वो तो अलग था। अपनी सुरक्षा को ताक में रख करके, अपना ध्यान न रख करके, अपने जान माल का ध्यान न रखते हुए वो आपके बीच में तुरंत आने का काम किया था। लेकिन इसके साथ साथ में जब राज्यसभा में उन्होंने इस बात को उठाने का काम किया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में उन लोगों ने रोकने का काम किया था, उनको बोलने देने से रोकने की काम करने का काम किया। जब वो खड़ी हुई, जैसे ही खड़ी हुई, उन्होंने कहा पहले काम रोकिए। उपाध्यक्ष जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा काम रोकिए, हम पहले अपने शब्बीरपुर की और सहारनपुर की बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, ये सारे लोग खड़े हो गए और शोर करने लगे, उनको बोलने देने से उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन बहन मायावती जी ने राज्यसभा के जो साल भर से और काफी समय बचा हुआ था, उन्होंने राज्यसभा की चिंता न करते हुए फिर उन्होंने उसी समय निर्णय लिया, वहीं पर बोलते बोलते निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की बात इस सदन में नहीं कर सकते तो लानत है हमारी इस सदन में बैठने की, और हम इस सदन को छोड़ते हैं और हम यहां से इस्तीफा देते हैं। और उन्होंने इस्तीफा दे करके, आपके लिए इस्तीफा दे करके सदन को छोड़ने का काम किया और छोड़ करके उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद दिलाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। कहा था उनको सदन में जब नहीं बोलने दिया गया था, उन्होंने कहा था हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा दे करके सदन से बाहर आकर के उन्होंने लोगों से मीडिया के माध्यम से अपनी बात करने का काम किया था। बहन मायावती जी ने भी वही करने का काम किया और उन्होंने फिर अपनी बात रखी थी देशवासियों के सामने और आपके सामने, और उन्होंने इस बात को रखा कि क्यों हमने और किस तरीके से उन लोगों ने इन लोगों का असली चेहरा खोलने का काम किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सरकार चला रही है। जिस तरह से दहशत का माहौल इन्होंने उस समय फैलाने का काम किया था,
उनको आप कैसे भूल सकते हैं? जैसे कि समाजवादी पार्टी को हमारे दलित समाज के भाई बहन अगर उनके साथ में खड़े भी नजर आते हैं तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है। बहुत बड़ा झटका इसलिए लगता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन संसद में जब बिल पास हुआ, संविधान का बिल पास हुआ, संविधान संशोधन का बिल पास हुआ, तो उस समय राज्यसभा में बहन मायावती जी थी, हम भी उनके साथ में खड़े थे और उनकी वजह से वो बिल वहां से पास हुआ था। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उन्होंने तो वहां पर पूरा आतंक माहौल फैलाने का काम किया था, गिलास तोड़ा था, शीशा तक तोड़ दिया था, गिलास तोड़ करके बात जिससे कि संशोधन बिल पारित ना हो, उन्होंने हर तरह के वहां ड्रामे किए थे। मुझे तो इसलिए याद है कि मेरे ही बगल में खड़े होकर के उन्होंने ग्लास तोड़ने का काम किया था और उसकी कांच जो हमारे हाथ में लगी थी, हमारे हाथ से खून निकला था और उसके बाद उन्होंने, लेकिन हम लोग वहां पर डटे रहे। बहन मायावती जी की मौजूदगी की वजह से मजबूरन वो बिल वहां से पास हुआ था, संविधान संशोधन का। जब लोकसभा में गया तो हम लोग वहां ऊपर से देख रहे थे, बहन मायावती जी पहली बार ऊपर बैठ करके उन्होंने देखने का काम किया था कि नीचे क्या हो रहा, जरा हम भी तो देखें। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी तो जैसे ही संविधान बिल का नाम लिया गया सबके सब खड़े हो गए और विरोध करने लगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही षड्यंत्र रचा हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ में और ये तय कर रखा था किस तरीके से उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा और आकर के वो बिल फाड़ने का काम करेगा। और समाजवादी पार्टी, उसको देखिए, जैसे ही बिल पेश हुआ उसने तो अपने सांसद, और वो भी कैसे सांसद को, जो कि दलित समाज से सांसद था, उसको भेजा और भेज करके जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि देखिए ये दलित समाज के सांसद हैं जो अपने ही बारे में बिल फाड़ने का काम कर रहे हैं। और उनसे बिल फाड़वाने का काम किया और बिल फाड़वा करके उन्होंने संविधान संशोधन को पारित नहीं होने दिया। और आज इतने वर्ष हो गए हैं, रोज वहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मिलकर के आपस में पहले से तय करके और समाजवादी पार्टी के लोग आए दिन बिल पास करते रहते हैं। किसानों का बिल किस तरीके से पास हुआ ये सबने देखा, लेकिन ये वाला बिल वहां पर पेश करने का काम नहीं करते हैं और न करेंगे। इनकी नीयत में खोट है। तो आपको पहचानना चाहिए समाजवादी पार्टी की असलियत। ऐसे लोग, उनके साथ में जब कोई साथ में खड़े होने का काम करता है, खास तौर से हमारे दलित समाज के भाई बहन, तो उनको भी अपनी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। जिसने कि हमारे ही पीठ में छुरी मारी और उसके साथ में खड़े होकर के साथ देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने साजिश की तरह ये काम किया, इसके साथ खड़े हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा है किस तरह से अल्पसंख्यक समाज को आतंकित करने के लिए तरह तरह के कानून बना करके उनके ऊपर दहशत फैलाने के लिए तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उनके नेता आए दिन आकर के कभी एक भाषण देंगे, कभी दूसरा देंगे और समाजवादी पार्टी के साथ में मिल करके ये तय करते हैं कि हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलना। रोज का इनका मंजर तय होता है, आपस में रोजाना इनकी बात होती है और तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके अन्य नेता, उप मुख्यमंत्री और बाकी लोग इनके पास पहुंच जाता है कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा, तो वो कहते हैं कि हम ये कहेंगे। और इस तरीके से आए दिन टेलीविजन में और अखबारों में एक तमाशा बना करके दहशत फैलाने का काम करते हैं। और ये लोग तो आपस में मिले ही रहते हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो मिलकर के ही काम करते हैं। ये तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद करिए 2003 में किस तरीके से सरकार बनवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दे रखा था खुला, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सहते से मिले तोड़ करके और उसका विलय उनका विलय कराने का काम किया था उनके अध्यक्ष जी ने। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी, फिर समर्थन भी दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार को 2007 तक चलाने का काम किया था। तो ये एक दूसरे से तो मिलकर के शुरू से रहते हैं
और मिलकर के ही योजना बनाते हैं। और इसको समझने की जरूरत है हमारे साथियों को। ये सिर्फ आपका नाम लेंगे, अगर आपके साथ होते हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनको भी सोचने की जरूरत है कि अगर ये आपके साथ में थे तो पूछिए कि 5 साल जब इनकी सरकार रही तो उस सरकार में कितने दंगे हुए। हमारे जाट समाज के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आपस में भाईचारा खत्म करा करके और लोगों को लड़वाने की योजना बनाते हैं, लोगों को भिड़ाने की योजना बनाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। और 1-2 दंगे नहीं, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने दंगे कराने का काम किया। ये आपने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा। क्यों नहीं बहन मायावती जी की सरकार होती दंगे होते? एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं। 5 साल सरकार चली, भाईचारे के साथ चली, आपस में मिल करके चली। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम लोग खाली करते नहीं है, हम लोगों ने अमली जामा पहना के दिखाया। और किस तरीके से सर्वजन सुखाय और हिताय की सरकार चलाई है ये सबने देखा। कोई समाज उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का समाज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे वो दलित समाज के भाई बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, जिनके ऊपर आजकल एक तरफा हत्या कराने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह का समाज उन लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने चलाने का काम किया था। आज दलित समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, किसी से छिपा है? पूरे के पूरे परिवार मार दिए जाते हैं। आप देख लीजिए प्रयागराज में क्या हुआ, अन्य एक जिले में हो तो बताएं आपको। हर दिन अखबार उठाइए तो किसी न किसी जिले में परिवार के 4 लोग मार दिए गए, 2 लोग मार दिए गए। ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा लोगों को गोलियों से मार दिया गया। कितने एनकाउंटर हो गए। हाथरस में दलित समाज की एक बेटी, किस तरह से उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसको जलाने का काम किया गया रात के 2 बजे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठकर कह रहे थे हम देख रहे हैं टेलीविजन में और हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इसकी बॉडी को, इसको इनके घर वालों को, परिवार के हाथ में मत देना, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें हैं, जो आरोपी हैं वो अपने हैं, इसलिए उनको बचाना जरूरी है। और रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। किस तरह से खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले शादी होती है, मेहंदी भी हाथ से नहीं छूटी थी और उसको 1.5 साल से जेल के अंदर बंद कर रखा है। और घर के परिवार के जितनी महिलाएं हैं उनको 1.5 साल से 6 साल की बच्ची को भी और 4 साल के बच्चे को भी जेल में बंद करके रखा है। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है। विकास के नाम पे खाली विनाश। किसानों के साथ में क्या किया इन्होंने? उनसे कहा, जैसा कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि हम तो आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना कर दी? आमदनी तो 0 कर दी। उनकी जमीन पर नियत लग गई, जमीन पर नियत लग गई, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हमको आपने सब तो बेच दिया है, पूरा देश बेच दिया है, नौकरियां खत्म कर दी हैं आपने, क्योंकि हमको पूरा देश बेच दिया आपने। हर चीज जो देश की संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, वो उनके हाथों में बेचने का काम किया। ये आपको भी मालूम है। चाहे रेलवे हो, चाहे तेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां हो जो युद्ध के हवाई जहाज बनाती हैं, वो हो, बैंक हो, बिजली घर हो, हर चीज को बेचने का काम कर दिया। हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और ये तो आपकी संपत्ति थी, आपके टैक्स से बनी थी। लेकिन इनको उद्योगपति ये लोग हजारों करोड़ रुपया देते हैं चंदा के नाम पे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दे दो। उन्होंने कहा ले जाओ। अब उन्होंने किसानों की जमीन मांग ली, कहा कि हमको अब सब कुछ मिल गया है, जमीन नहीं मिल रही है, किसानों की जमीन दे दो। तो 3 काले कानून बना दिए। ऐसे काले कानून बनाए जिसमें कि जमीनें जब चली जाए पट्टे पे तो दोबारा वापस न आने पाए। किसान के पास जो छोटी जमीनें हैं वो भी उसके हाथ से चली जाए। 2 गुना बढ़ाने की आमदनी की बात करते थे। बहन मायावती जी ने तो वोट जब मांगा था 2007 में, ये नहीं कहा था कि हम 2 गुना कर देंगे।
लेकिन हमारे किसान भाइयों को मालूम था कि वो कुछ भी ना कहें, तब भी किसानों की देखभाल तो वो करने का काम बहन मायावती जी करें। और उन्होंने इसीलिए जब उनकी सरकार बनी तो 2 गुना गन्ने के दाम बढ़ाने के काम किए। 5 रुपए हर साल नहीं, जैसा कि अब बढ़ाए गए 125 से लेकर के 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। 40 रुपए जो और बढ़ाए थे कैबिनेट के माध्यम से 290 पहुंचाने के लिए, तब तक वो सरकार चली गई थी और जो सीजन शुरू हुआ था उसके बाद वो 40 रुपए बढ़े। कहने के लिए वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए और किसानों की बात करते हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं, आदेश देते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबक सिखा दो। अपने पुलिस वालों से कहते हैं, जैसे कि उनसे कह रखा है कि अगर कोई भी बात ना सुने तो चाहे होटल में घुस के सर फोड़ना पड़े, जान लेनी पड़े ले लो, गाड़ी में बैठा के गोली मारनी हो मार दो। उसी तरह से किसानों के लिए भी कहा कि उनका सर फोड़ दो और तब तक लाठियां चलाओ जब तक सर से खून ना निकले। और आपने देखा कि हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में किस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका सर फट गया, सर से खून निकलने लगा, 2 किसानों की मौत भी हो गई। और वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि ये तो अच्छा सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन सबक तो सिखाने का काम किसानों ने अब की बार इनको कर दिया और उन्होंने मजबूर कर दिया। 700 किसानों की शहादत ली इन्होंने, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मजबूरन जब देख लिया कि अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव है तो इसने मजबूर होकर के इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन घोषणा भी किस तरह से की, कहा कि इन किसान ना समझ है, किसान को कुछ नहीं समझ में आता, किसान को वो बेवकूफ समझते हैं। कह दिया उन्होंने अपने कि मैं माफी मांगता हूं कि आप ना समझ हैं और आप हमारा अच्छा कानून नहीं समझ पाए। आप ये किसान से कह रहे हैं जो आपको आपका अन्नदाता है, जो आपको रोटी रोजी देता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसके लिए आप कहते हैं आप ना समझ हैं, आपकी समझ नहीं है और इसलिए हम अभी इसको वापस ले रहे हैं। और इनके नेताओं ने तो उसके बाद तुरंत कह दिया, गवर्नर साहब ने भी एक कह दिया, कहा कि ये तो ना समझी की वजह से इनका वापस लेना पड़ा, लेकिन कुछ समय के लिए है, इसके बाद हम लोग फिर से निर्णय लेंगे। यानी कि खुलासा कर दिया, अपनी नीयत खोल दी। और नीयत इनकी यह है कि चुनाव हो जाने दीजिए उत्तर प्रदेश के और उसके बाद हम इस कानून को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों से जो करोड़ों रुपया ले रखा है, हजारों करोड़ रुपया ले रखा है, उसका वरना वो वापस करना पड़ेगा। इसलिए अभी चुनाव तक खाली इसको वापस लेने का। इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है, इनकी इन बातों को, और इनको सबक सिखाने का समय तो आप सबके हाथ में आ गया है। किसानों के हाथ में आ गया, महिलाओं के हाथ में आ गया, अध्यापकों के हाथ में आ गया। अध्यापकों को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई जब वो बेरोजगारी को लेकर के, और अध्यापकों को जो नियुक्ति में इन्होंने घपले किए उसको लेकर के विधानसभा के सामने पहुंचे तो उनके ऊपर भी लाठियां चलाई, उनके सर भी फाड़ने का काम किया। एक महिला ने तो अपना सर मुड़वाने का काम किया, इतनी परेशान हो गई उसने विधानसभा के सामने अपना सर मुड़वाया। लोगों ने कहा कि क्यों मुड़वा दिया सर? उसने कहा कि हम अंत्योष्टि कर रहे हैं इस सरकार की, सामूहिक रूप से हम इसको अपना सर मुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये शिक्षक जो हैं ये इसी लायक है। पहले तो उनसे वोट लिया था, कहा था आइए आप हमारे साथ में आइए, हमको वोट दीजिए, हम आपको भत्ता देंगे, आपको नौकरियां देंगे। वित्तहीन शिक्षकों से कहा कि आप हमारे साथ में आइए, 20 लाख से ज्यादा हैं, आप वोट दीजिए, हम आपको आपका नियमावली भी बनाएंगे और आपको साथ में भत्ता भी देंगे। लेकिन जब कुछ नहीं दिया, आंदोलन किया तो लाठियां देने का काम किया और यहां तक कह दिया कि ये जो अध्यापक लोग हैं ये इसी लायक है। इन्होंने पिछले जन्म में अपने कुकर्म किए थे,
और इसलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने और इसलिए इनका ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अगर मुखिया इस तरह की बात एक अध्यापक के बारे में कहे जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, हम सबको, हम लोगों के गुरु होते हैं, उनके बारे में इस तरह कहना कि उन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे, पाप किए थे और इसलिए इस जन्म में अध्यापक बने हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है? लेकिन इन लोगों के अंदर अभी मद से चूर है। इनको लग रहा है कि हम तो अब यहां पर सत्ता में बैठ गए हैं और अब इस सत्ता में हमेशा बैठे रहेंगे। ये भूल गए कि और इसीलिए सबसे वादा करके, सबसे झूठे वादा करके सबको इन्होंने धोखा देने का काम किया, किसी को नहीं बख्शा। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आओ वोट दो हमको। सबने मिलकर के वोट दे दिया। उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं हम नौकरी नहीं दे सकते। तुम पीएचडी हो, बड़े पढ़े लिखे हो, तो ठीक है, तुम्हें हम एक सलाह देते हैं, जाओ खोंचा लगाओ और पकौड़े बेचने का काम करो। हम नौकरी तो नहीं दे सकते, तुम पकौड़े बेचो। पकौड़ा बेचना हम लोग कोई बुरी बात नहीं मानते। पकौड़ा बेचना, सब्जी बेचना, ये सारे, हमारी तो पार्टी ही गरीबों के लिए पार्टी है, गरीबों की पार्टी, उनके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहिए। पढ़े लिखे इन नवयुवकों को ये कहना कि हम आपको रोजगार देंगे और उसके बाद ये कह दो कि तुम पकौड़ा बेचो, तो धोखा देने की बात हुई। इसलिए इन्होंने खाली इनको धोखा नहीं दिया, किसानों को खाली धोखा नहीं दिया, अध्यापकों को खाली धोखा नहीं दिया, महिलाओं को भी धोखा दिया। महिलाओं से कहा कि आप हमको वोट दीजिए, बहुत बड़ी शक्ति, 50% की शक्ति है हमारी महिलाओं की। उनसे कहा कि आप आइए वोट दीजिए हमको और हम आपको सुरक्षा देंगे, हम और कुछ तो दे नहीं सकते, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम आपका चूल्हा हटवा देंगे। क्या किया इन्होंने? गैस का सिलेंडर पकड़ाया और वो गैस का सिलेंडर 200 का जो मिलता था उसको 1200 पहुंचाने का काम कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल जो 70 रुपए का था 110 पहुंचाने का काम किया, डीजल को 100 के पार करने का काम किया। महिलाओं को आपने झूठ बोल करके पहले वोट लिया और दूसरा झूठा वादा क्या किया? कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा देने के नाम पे क्या किया? महिलाओं ने तो वोट दे दिया, कई लोगों ने तो इनको वोट धर्म के नाम पे दे दिया। धर्म का इनका असली चेहरा तो हम पहले ही खोल चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके हर 75 जिले में। जब प्रबुद्ध सम्मेलन हमने किए थे, अयोध्या से शुरू किया था और सब जगह जा करके इनका असली चेहरा खोलने का काम किया था कि धर्म की बात करते हैं, कितने बड़े अधर्मी है ये लोग। लेकिन महिलाओं से कहा था सुरक्षा देंगे। कैसी सुरक्षा दी आपने? आज जो इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता, उसके साथ में दुराचार होता उत्तर प्रदेश में। क्या यही सुरक्षा मांगी थी? बहन मायावती जी का शासनकाल याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से जाने की जरूरत पड़ती थी, वो निकलने में हिचकती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी, अपने काम से निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। किसी की मजाल नहीं। कानून द्वारा कानून का राज चला करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने कानून द्वारा कानून राज चलाने के लिए गुंडों माफियाओं को जो उनके साथ में होना चाहिए वो तो किया ही था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। अगर पार्टी के लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पूरे देश को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बने हुए सिर्फ 15 दिन हुए थे और हमारे ही एक सांसद ने लोकसभा के कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, कुछ गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने बुला करके और अपने घर में बुला करके वहीं से हथकड़ी लगा करके जेल में भिजवाने का काम किया। आज गरीबी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी अगर है तो आज सरकारी रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश को अगर कानून व्यवस्था में सबसे नीचे है देश में तो उत्तर प्रदेश है। हर चीज में सबसे निम्न स्तर पर पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश। आप समाजवादी पार्टी की सरकार को भी याद करिए,
किस तरीके से जब उनकी सरकार आती थी गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, लूट मार, फिरौती, डकैती, बलात्कार, इसकी छड़ी लग जाती थी। एक सरकार बनते ही 24 घंटे में सब शुरू हो जाती थी। ठीक उसके विपरीत जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शपथ लेकर के बैठती हैं, उसी समय पूरे प्रदेश में कानून का राज अपने आप स्थापित हो जाता है। और यही अब की बार 3 महीने बाद फिर से होने वाला है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को चौकस रहना पड़ेगा। आप लोग उनके झूठे प्रलोभन, इनके अभी आपके बीच में रोजाना आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है, तो कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे आप लोगों को झूठे वादे के नाम पे आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार अगर आप चूक गए तो आप आने वाली पुश्तों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वो आपको जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे कि आपके हाथ में मौका आया था और आपने गंवाने का काम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम करके आए हैं और आज भी जिस तरह से आपके बीच में आके आप लोगों के उत्साह देखा है, तो इससे पूरा यकीन है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सहारनपुर मंडल में हम लोगों की 16 सीटें हैं, 16 की 16 सीटें अब की बार बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आपको डाल के भेजने की जरूरत है। और उसी प्रकार से हर प्रदेश में, हर मंडल में अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब समय बहुत कम बचा है, 20 दिन समय बचा है। 1 तारीख या 2 तारीख को अगले महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए आपके पास दिसंबर का समय बचा है। इस समय को पूरी अपनी ताकत लगाने का काम करिए। जो बातें हमने आपसे कही, जो हमारे साथियों ने इसके पहले बहुत विस्तार से आपके बीच में कही है, उन सब बातों को ध्यान में रखिए और उनको यहीं पर छोड़ के मत जाइएगा। उनको ले जाकर के अपने साथियों के बीच में, घर घर में जाइए, उनके बीच में पहुंचने का काम करिए। आप लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में इन सब बातों को बहुजन समाज पार्टी की आप हर व्यक्ति के तक पहुंचाने का काम करिए और उनको बताने का काम करिए कि अब वक्त आ गया है कि अब आपकी बात पूरी ताकत लगा करके, तन मन धन लगा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ में आज हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। आप खड़े होकर के एक बार दोनों हाथ उठा करके हमको इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ में इस संकल्प के साथ में हैं। आपके हाथ देख करके, आपका जोश देख करके और मुझे पूरा यकीन हो गया है। और यहाँ से मैं जाने के बाद जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये बातें आपके पास हमने बहन मायावती जी की तरफ से पहुंचाने का काम किया है। उनके निर्देशों के तहत में हम लोग यहाँ पर हैं। उनके निर्देशों के तहत हम लोग ये मंडल स्तरीय बैठक कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने कहा है कि अब वहां जा करके व्यक्तिगत रूप से इन मंडलों में जा करके हमारी इन बातों को हमारे लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करिए और उसके बाद तो वो आपके बीच में खुद आने का काम करेंगी ही, अपनी बात रखने का काम करेंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अब